हाँ जी, वेलकम हिमालय एजू अब में फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपना शेड्यूल नंबर 9, 10, 11, 12 चारों टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन होगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो देखते हैं अपन शेड्यूल नंबर 9 वाला टेस्ट निकालते हैं। 9 में पर्यटन परिवहन, 10 में ऊर्जा संसाधन, 11 में उद्योग एवं व्यापार और 12 में भारत में राजस्थान की जनगणना का उल्लेख किया गया है। तो अपन देखेंगे शेड्यूल नंबर 9 पर्यटन में परिवहन के क्वेश्चन इसमें शामिल है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर तथा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दोनों का हिस्सा है? आंसर होगा NH 76, जिसका नया नाम है 27। और NH 27 राजस्थान में कहां से कहां तक गुजरता है? पिंडवाड़ा से शिवपुरी तक, पिंडवाड़ा से शिवपुरी तक जाता है और ये दोनों में शामिल है दोस्तों। पिंडवाड़ा कहाँ है? पिंडवाड़ा है अपना सिरोही के अंदर। तो यहां पिंडवाड़ा से स्टार्ट होता है ये अपना, और राज्य के 7 जिलों से गुजरता है, पूर्व से पश्चिम गलियारा बनाता है। NH 76 इसका पुराना नाम था, नए आंकड़ों में इसका नाम NH 27 हो गया, NH 27 हो गया। भारत में भी ये पूर्व से पश्चिम गलियारा बनाता है NH 27, और भारत में ये पोरबंदर से सिलचर तक। लेकिन राजस्थान में कहां से कहां तक है? राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहां ऐसे। ठीक है, सिरोही से शुरुआत होती है इसकी, पिंडवाड़ा से शुरू होता है और कहां तक जाता है? शिवपुरी तक जाता है। शिवपुरी कहां पे है? MP में है। राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है ये। कितने जिलों से गुजरता है? 7 जिलों से गुजरता है। 7 जिलों से ये राजस्थान में गुजरता है। ठीक है, यहां अपन ने ये राजस्थान का नक्शा बनाया। पिंडवाड़ा से शिवपुरी तक NH 27, जिसका पुराना नाम 76 था, और ये पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर बनाता है। ये लीजिए, 7 जिलों से गुजरता है ये। SUCH, सच, BBKB, ये पूर्व से पश्चिम गलियारा में भी शामिल है। S यानी सिरोही, और ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भी शामिल है। U यानी उदयपुर, CH का मतलब चित्तौड़गढ़ होगा। चित्तौड़गढ़ के बाद में क्या होगा? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में क्या होगा? बूंदी, बूंदी के बाद कोटा, और कोटा के बाद बारा। साथियों ऐसे करके ये 7 जिलों से जाता है और इसका नाम है NH 27 है। पुराने आंकड़ों में NH 76 नाम था इसका, और ये दोनों में शामिल है अपना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कुछ संस्थाएं दे रखी है और उनका स्थापना वर्ष दे रखा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई? तो RSRTC की स्थापना हुई 1964 में, अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई। 2 नंबर पे राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना 1988 में हुई, और जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना 2010 में हुई। तो A को मिलान करना होगा 2 से और B को मिलान करना होगा 1 से। ठीक है,
इसका आंसर होगा अपना सी। ठीक है, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन कथनों पे विचार करवा रहा है एग्जामिनर। यहां पे दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर यूपी के दादरी से शुरू होकर हरियाणा राजस्थान गुजरात से गुजरता हुआ महाराष्ट्र तक जाएगा। बिल्कुल सही है, ये कथनों पे विचार करना है। दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर, बिल्कुल सही है, ये यूपी के दादरी से ही शुरू होगा और हरियाणा राजस्थान गुजरात से गुजरता हुआ महाराष्ट्र तक जाएगा। एकदम सही है। दूसरा है दिल्ली मुंबई फ्रेंट कॉरिडोर की कुल लंबाई 1483 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 559 किलोमीटर लंबाई है। ये भी सही है, दोनों सही है। ये तो राजस्थान में नई सड़क सुरक्षा नीति 29 नवंबर 2016, नई सड़क सुरक्षा नीति है ये 29 नवंबर 2016, बिल्कुल सही है, यानी कि 2016 में जारी हुई। और भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? एकदम करेक्ट है, पंचभद्रा में है। साथियों आजकल पंचभद्रा बाड़मेर में नहीं है, बालोतरा में है। तो बिल्कुल चारों सही है, एकदम करेक्ट है। तो इनमें से ये क्या कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? 1 और 2 बिल्कुल नहीं है, 3 और 4 ये भी नहीं है, 1 3 4 ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं है, आंसर होगा। कोई भी कथन गलत नहीं है, चारों के चारों कथन सही है। दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर यूपी के दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र तक जाएगा, लेकिन वो हरियाणा राजस्थान गुजरात से होके गुजरेगा। ठीक है, तो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, चारों सही है। 33वां क्वेश्चन देखिए, सॉरी 45, ये नंबरिंग इन्होंने डाल रखी है। तो इसमें पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कुछ संस्थाएं हैं, आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? आरटीडीसी की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1979 को। सही है। राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना 1965 में हुई, है ना। राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1996 में हुई, ये भी सही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म सेंटर की स्थापना 2016 में हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य आरटीडीसी की स्थापना, ए को 1 से मिलान करो तो इन दोनों में है, बी को 3 से मिलान करो। ठीक है, सी आंसर होगा इसका। भाई राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979 को। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड 1965। राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान 1996। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म सेंटर ट्रेनिंग ये 2016। ठीक है, तो चारों संस्थानों को इनसे मिलान करना था, जो कर दिया अपन ने। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, राजस्थान की नवीनतम, क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, गलत को छांटिए। राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति 2020 से लागू की गई, ये तो सही है। राजस्थान में वर्तमान में 4 पर्यटन संभाग हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखना दोस्तों, 4 पर्यटन संभाग जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर हैं, यानी कि ये गलत है। जयपुर पर्यटन संभाग नहीं है, अजमेर है। वैसे संभाग कितने हैं अपने? 10 हैं। अब अशोक गहलोत जी ने पिछले साल जिलों की घोषणा की। 17 मार्च 2023 को नए जिलों का गठन राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों पे हुआ। उस दौरान उन्होंने
7 से नए संभाग 3 और बढ़ा दिए और डिवीजन या संभागों की संख्या 10 कर दी। 3 नए संभाग कौन कौन से बनाए गए? पाली, बांसवाड़ा और सीकर। लेकिन पर्यटन संभाग अभी 2 ही हैं, राजस्थान, सॉरी 4 ही हैं। कौन कौन से हैं पर्यटन संभाग? जोधपुर है, उदयपुर भी है, बिल्कुल है, लेकिन जयपुर पर्यटन संभाग नहीं है। ठीक है, कोटा भी है, अजमेर भी है। तो बी गलत हो गया, नंबर 2 गलत हो गया। तीसरी लाइन क्या है, इसको भी पढ़ेंगे अपन। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में देश के 12 शहरों में शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान का अजमेर शहर शामिल है। यह भी सही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013 से देवस्थान विभाग द्वारा प्रारंभ की गई। यह भी सही है। कौन सा गलत है? बी गलत है। बी क्यों गलत है? कि पर्यटन संभाग हैं तो 4 ही, लेकिन जयपुर पर्यटन संभाग नहीं है दोस्तों। अजमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, ये 4 पर्यटन संभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले नंबर पे 48वां क्वेश्चन। राजस्थान के बीकानेर में आयोजित कला रंग राग महोत्सव में कला राग सम्मान का प्रथम पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया? करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका रूपायण संस्थान जोधपुर नहीं, ये राजस्थान के बीकानेर में आयोजित कला रंग राग महोत्सव में कला राग सम्मान कामायचा लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर को दिया गया है दोस्तों, ये याद रखना। तो इसका आंसर बिल्कुल बी होगा, बी होगा। ठीक है, कामायचा लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर को ये पुरस्कार दिया गया है, प्रथम पुरस्कार ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पर्यटन से रिलेटेड है। मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की किस लोक कलाकार द्वारा प्रस्तुति दी गई? तो गुलाबो नहीं, सायरा बानो नहीं, बतूल बेगम आंसर होगा। मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की किस लोक कलाकार द्वारा प्रस्तुति दी गई? तो इस फेस्टिवल में दोस्तों बतूल बेगम द्वारा प्रस्तुति दी गई। रूमा देवी भी नहीं होगा। तो ये भी एक अपने आप में करंट का क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पर्यटन से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? कथनों पे विचार कीजिए और कथनों पे विचार करते हुए सत्य कथनों को छांटिए। चलो देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों लाइनें एकदम सही हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को और ये 25 जनवरी को। भारतीय पर्यटन दिवस, ये दोनों सही है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग तथा निर्धूम का मतलब धूम्र रहित उद्योग, धुआं रहित उद्योग। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग तथा निर्धूम उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पे दिया गया। ये तो एकदम सही है कि मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पे दिया गया, लेकिन ये समिति है ना 4 मार्च 1979 को नहीं, तो कब बनी थी ये यहां गलत हो गया, क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस समिति कब आई थी? 4 मार्च 1989 को आई थी। तो ये बी गलत है। कहने का मतलब 2 गलत है, 1 नंबर तो सही है, ये गलत है और इसमें सत्य कथन छटवा रहा है। प्रमोटिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान योजना के तहत राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में से समझौता कर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों को 10 सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। ठीक है,
ये भी सही है, ये भी एकदम सही है। ठीक है। प्रमोटिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान योजना के तहत राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा यूनेस्को से समझौता कर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों के 10 सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। सही है। राजस्थान का पर्यटन लोगो पधारो नी मारे देश है, और ये पधारो नी मारे देश अशोक गहलोत जी के द्वारा कब बनाया गया? 29 जनवरी 2019 को बनाया गया। पधारो नी मारे देश यही है। इससे पहले वसुंधरा राज्य की सरकार थी, और वसुंधरा राज्य ने 2016 में राजस्थान के पर्यटन का स्लोगन क्या बनाया था दोस्तों? जाने क्या दिख जाए। फिर गहलोत सरकार ने जाने क्या दिख जाए, वसुंधरा राज्य ने जाने क्या दिख जाए बनाया था, और फिर 2019 में अशोक गहलोत जी ने पर्यटन का स्लोगन क्या बना दिया दोस्तों? पधारो मारे देश। तो पधारो मारे देश पर्यटन का लोगो या स्लोगन है। ये लोगो अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के राजकीय गीत पधारो नी मारे देश की तर्ज पे ही बनाया है। राजस्थान का राजकीय गीत पधारो नी मारे देश को सर्वप्रथम गाने वाली महिला उदयपुर की मांगी बाई थी। याद रखना दोस्तों, कई किताबों में राजस्थान का राजकीय गीत पधारो नी मारे देश गाने वाली पहली महिला मांड गायिका अल्लाह जीलाबाई लिखी हुई है, जो गलत है। पहली बार वो गीत उदयपुर की मांगी बाई द्वारा गाया गया, लेकिन उस गीत को सर्वाधिक बार गाने का श्रेय है ना, वो जाता है मांड गायिका अल्लाह जीलाबाई को। और मांड गायिका अल्लाह जीलाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। तो ये इस वजह से केवल दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत है। सही कौन कौन से हैं? 1, 3, 4 सी आंसर होगा। 1, 3, 4 सही है। दूसरा सेंटेंस गलत है। किस वजह से गलत है? 1979 नहीं आएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पे ये तो सही है कि पर्यटन को उद्योग और निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया, धूम्र रहित उद्योग का दर्जा दिया गया, लेकिन ये समिति 4 मार्च 1979 को नहीं आई। ये आई थी 4 मार्च 1989 को, 1989 को आई थी। तो इस वजह से ये सेंटेंस अपना गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पर्यटन से ही है। राजस्थान में आपको पता है 10 पर्यटन परिपथ हैं। 10 पर्यटन परिपथ हैं। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? 10। एक तरफ परिपथ लिख रखा है, दूसरी तरफ अपना जिले लिख रखे हैं। मरु परिपथ तुम्हें ही पता है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर 4 जिलों में है मरु परिपथ। और ये मरु परिपथ का विकास जापान की संस्था JBI से द्वारा किया जा रहा है। मरु परिपथ का विकास जापान की संस्था JBICA के द्वारा किया जा रहा है। JBICA के द्वारा किया जा रहा है। तो मरु परिपथ में 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं मरु परिपथ में? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसे ये जो जैसलमेर, ये क्या है अपना बाड़मेर, ये क्या है बीकानेर, और ये क्या है जोधपुर। तो एक तरह से ये ऐसे इनको जोड़ते हुए बनाया गया है। क्या है ये? तो क्या है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और ये जोधपुर, 4 जिले शामिल हैं। मेरवाड़ा परिपथ अजमेर, मेरवाड़ा परिपथ अजमेर और नागौर, अजमेर और नागौर होगा। स्वर्णिम त्रिकोण गोल्डन ट्राइंगल, स्वर्णिम त्रिकोण आगरा, जयपुर, दिल्ली। स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित
एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय राजधानी सर्किट अलवर भरतपुर धौलपुर, एनसीआर। एनसीआर तो सी और डी तो सम्मिलित है मरु परिपथ में। ए को 2 से मिलान करो, बी को 1 से, सी को 3 से, डी को 4 से। इसका आंसर रहने वाला है बी। मिलान कर दिया। गोल्डन ट्राइंगल आगरा जयपुर दिल्ली स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार गोल्डन ट्राइंगल पे स्थित है। जैसे ये दिल्ली है, ये जयपुर है और ये आगरा है। दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर आए NH 48 के सहयोग से भारत का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान की राजधानी जयपुर को भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ता है और जयपुर से फिर जा रहा है आगरा। घाट की गुणी टनल से होता हुआ NH 21 जा रहा है। 21 का पुराना नाम 11। तो NH 21 पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, घना पक्षी विहार भरतपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्वर्णिम त्रिकोण पे स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में यूनेस्को सूचीबद्ध किया गया दोस्तों। तो बिल्कुल इनको मिलान कर दिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। हाँ जी, एक तरफ कुछ सफारियां दे रखी है और वो सफारी किससे रिलेटेड है। राज्य में लेपर्ड यानी कि तेंदुआ सफारी 3 जगह चली है। पहली लेपर्ड सफारी कहाँ चली है, अपनी झालाना जयपुर। दूसरी लेपर्ड सफारी कहाँ चलाई गई है, जवाई बांध। लेपर्ड सफारी 3 जगह है राज्य में। 2017 में राज्य की पहली लेपर्ड सफारी झालाना में चलाई गई। दूसरी लेपर्ड सफारी जवाई बांध पाली और तीसरी लेपर्ड सफारी 2022 में आमागढ़ लेपर्ड बचाने के लिए। आमागढ़ भी जयपुर में ही है। 3 लेपर्ड सफारी है। तो लेपर्ड सफारी के लिए तो बिल्कुल सही है कि झालाना। सम्मिलित करने के लिए कह रहा है, बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का फेमस है। मरु महोत्सव जैसलमेर का फेमस है। हॉर्स सफारी पुष्कर अजमेर है। तो ए को 1 बी को 2, ठीक है। ए को 1 बी को 2, सी को 4 और डी को 3। ए आंसर होगा। मिलान कर दिया अपन ने। ये राज्य में टोटल लेपर्ड सफारी कितनी है दोस्तों, 3 है। सबसे अंतिम लेपर्ड सफारी आमागढ़ जयपुर में कब चलाई गई, 2022 में चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। पैलेस ऑन व्हील शाही रेलगाड़ी है। पैलेस ऑन व्हील शाही रेलगाड़ी दिल्ली से चलती है। इसकी शुरुआत 1982 में भारतीय रेल और राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किया गया। सही है, शाही रेलगाड़ी है पैलेस ऑन व्हील। पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत 1 अक्टूबर 1982 को हुई और ये रेलगाड़ी दिल्ली से चलती है। दिल्ली के बाद जयपुर आती है। जयपुर के बाद ये रेलगाड़ी रणथंबोर जाती है। रणथंबोर के बाद ये रेलगाड़ी कहाँ जाती है, चित्तौड़गढ़ जाती है। चित्तौड़गढ़ के बाद कहाँ जाती है दोस्तों, उदयपुर में जाती है। उदयपुर के बाद कहाँ जाती है, जैसलमेर। सोनारगढ़ के किले का विजिट करवाती है। जैसलमेर के बाद कहाँ जाती है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर यानी कि नीले शहर में भी जाती है। जोधपुर के बाद ये रेलगाड़ी भरतपुर जाती है और भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दिखाती हुई ये रेलगाड़ी आगरा जाती है। फिर आगरा से फिर दिल्ली लौट जाती है। सप्ताह भर का टूर है, शाही रेलगाड़ी है। पैलेस ऑन व्हील रेलगाड़ी की शुरुआत 1 अक्टूबर 1982 को की गई। ये रेलगाड़ी भारत में अक्टूबर महीने से मार्च महीने के बीच ही चलती है क्योंकि इस दौरान पर्यटक ज्यादा आते हैं।
ये रेलगाड़ी केवल पर्यटकों को भ्रमण कराने हेतु चलाई गई है। दूसरा क्या है, ये तो सही है, पहला कथनों पे विचार करवा रहा है और गलत कथन को छटवा रहा है, तो नंबर 1 तो सही है भाई। दूसरा क्या है, पैलेस ऑन व्हील का नाम 2019 में हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील कर दिया। इसका नाम तो चेंज हो गया लेकिन हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील नहीं हुआ। इसका नया नाम रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस किया गया है। और नाम भी कब बदला गया है, नाम भी 2013 में बदला गया है, तो बी गलत है। ठीक है, ये गलत है भाई। तीसरा क्या है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील भारतीय रेलवे व आरटीडीसी। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील भारतीय रेलवे में आरटीडीसी के संयुक्त तत्वाधान में 2009 से प्रारंभ है। 2019 में इसका नाम पैलेस ऑन व्हील कर दिया। ये गलत है, पैलेस ऑन व्हील थोड़ी किया गया है। ये तो सही है 2009 से ही प्रारंभ है, लेकिन इस रेलगाड़ी का नाम पैलेस ऑन व्हील नहीं किया गया, तो ये भी गलत है। द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी अजमेर राजसमंद और उदयपुर के बीच चलती है, ये सही है। द ग्रेट अरावली ट्रेन सफारी अजमेर राजसमंद यानी कि गोरम घाट खामली घाट दर्रों का, ये खामली घाट नाल है ये अरावली की, गोरम घाट इनका विजिट करवाती है, गोरम घाट खामली घाट। तो 1 और 4 दोनों सही हैं और 2 और 3 गलत हैं। इसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, तो इसका आंसर रहने वाला है अपना 2 और 3 दोनों गलत हैं। ठीक है, 2 और 3 दोनों गलत हैं। बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेड्यूल 10 से पेपर शेड्यूल 10 नंबर, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। 10 नंबर वाले पेपर में ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के हैं क्वेश्चन, तो एनर्जी के हैं। आरएएस पीरी में क्वेश्चन पूछा ऊर्जा संरक्षण दिवस, पहले तो ये सुन लो, ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे विचार कर लो। कुछ ऊर्जा के संसाधन दे रखे हैं और वो कैसे हैं, किस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों में आते हैं। ऊर्जा के स्रोत 2 होते हैं ना, परंपरागत और गैर परंपरागत। आपने सुना होगा कि सर ऊर्जा के स्रोत 2 होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। गैर परंपरागत को अपरंपरागत भी कहा जाता है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, ताप है, जल है, अणु है। ताप की जगह कोयला भी दे सकता है। परंपरागत कौन कौन से हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं ताप, जल, अणु, खनिज, कोयला भी कह सकता है, ईंधन यानी कि तेल भी कह सकता है, प्राकृतिक गैस भी कह सकता है। ये है परंपरागत। तो बताओ, नाभिकीय ऊर्जा तो गैर परंपरागत है और नाभिकीय ऊर्जा का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, यानी कि अनवीनीकरण योग्य है। ये लीजिए, भूतापीय ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा नवीनीकरण योग्य है, इसका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन क्या है, परंपरागत है लेकिन इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। जल संसाधन पारंपरिक है लेकिन नवीनीकरण है। ठीक है, तो इसको मिलान कीजिए, 1 को किससे, 2 से,
बी को 3 से, सी को 1 से और डी को 4 से। इसका आंसर होगा डी। वापस सुन लो, नाभिकीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। भाई परंपरागत मैंने क्या लिखा है, ताप, जल, अणु, खनिज, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये है। और गैर परंपरागत कौन कौन से हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? बायोमास है, बायोमास है, बायोगैस है, पवन है, सौर है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, भूतरंग ऊर्जा है, ज्वार भाटे से भी बिजली बनती है, भूतरंग ऊर्जा है। ये सब गैर परंपरागत है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है नाभिकीय ऊर्जा गैर परंपरागत है, लेकिन अनवीनीकरण योग्य है, नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। और भूतापीय ऊर्जा गैर पारंपरिक तो है, लेकिन इसका दोस्तों नवीनीकरण किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन पारंपरिक है, परंपरागत है, लेकिन इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, अनवीनीकरण योग्य है। और जल संसाधन का नवीनीकरण हो सकता है। तो इसको अपन ने मिलान करके इसका आंसर क्या निकाला? डी निकाला। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब होता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को होता है। आरएसपीरी में क्वेश्चन पूछा था। दूसरा क्वेश्चन करंट का है। हाल ही में यूएनएफसीसी के तत्वाधान में आयोजित COP 28 की थीम क्या थी? पहले तो यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजिंग, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंजिंग, CHANGING, चेंजिंग, ठीक है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की COP 2028 की थीम क्या थी? तो जीवाश्म ईंधन से दूर रहना, एक विश्व हमारा पर्यावरण, ये तो नहीं थी। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, प्रकृति से लोगों को जोड़ना। यूएनएफसीसी के तत्वाधान में आयोजित COP 28 की थीम क्या थी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंजिंग की थीम थी जीवाश्म ईंधन से दूर रहना। ये थी भाई। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पे वनों हेतु स्टेट फॉरेस्ट्री रिपोर्ट जारी करता है वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में है, उत्तराखंड में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पे वनों हेतु स्टेट फॉरेस्ट्री रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस संस्था ने पहली रिपोर्ट 1987 में तैयार की, जिसका पहला प्रकाशन 1989 में जारी हुआ और 89 से लगातार यह अपना संस्करण जारी करती आ रही है। सबसे अंतिम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट थी, जो क्रमानुसार 17वीं वन रिपोर्ट थी। 2021 के बाद 2023 की वन रिपोर्ट जारी नहीं की उन्होंने। देखते हैं अभी लेटेस्ट आती है क्या। और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य एमपी है। सर्वाधिक वन कहाँ है? एमपी में है। और प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? प्रतिशत में सर्वाधिक वन है मिजोरम में।
मिजोरम में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनवीनीकरण संसाधनों का समूह कौन सा है? अनवीनीकरण संसाधन कौन कौन से हैं? तो जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, सौर ऊर्जा, पवन, खनिज, धातुएं। सौर ऊर्जा का नवीनीकरण किया जा सकता है, पवन ऊर्जा का भी किया जा सकता है। ठीक है, ये तो सारे नहीं है नवीनीकरण योग्य। परमाणु, ज्वारीय का किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब यहां भी है गड़बड़। पवन ऊर्जा, वर्षा, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा का नवीनीकरण किया जा सकता है, यानी कि अनवीनीकरण योग्य नहीं है ये अनवीनीकरण योग्य नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पेट्रोलियम, कोयला, गैस, खनिज, ये सारे अनवीनीकरण योग्य हैं, अनवीनीकरण योग्य हैं, यानी कि ये समाप्य हैं, एक रोज समाप्त हो जाएंगे। समाप्य का मतलब अनवीनीकरण योग्य हैं, इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, अनवीनीकरण योग्य है। और ये दोस्तों वैसे देखा जाए तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, और ज्यादातर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत अनवीनीकरण योग्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा भाई? डी। पेट्रोलियम, कोयला, गैस, खनिज, धातुएं, ये सब अनवीनीकरण संसाधन है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा के प्रथम, द्वितीय व तृतीय संयंत्र अमर सागर, जैसलमेर। सही है, राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर में ही है, दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ में ही है, और तीसरा फलोदी जोधपुर में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। राज्य की प्रथम, एक क्वेश्चन और याद रखना, प्रथम पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 2019। साथियों, राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में है, दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ में है, फलोदी जोधपुर में है। वीडियो में क्वेश्चन पूछा था बीथड़ी कहाँ है? बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र, ये भी फलोदी में ही है बीथड़ी, लेकिन ये पहले दूसरे तीसरे में से नहीं है, पहले दूसरे तीसरे तो वही है जो दे रखे हैं, बीथड़ी। दूसरा क्या है? नवीन राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार, ये दे ही दिया ना यहाँ पे, ये यहाँ पे दे ही रखा है जो अपन ने उधर लिख दिया। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार 2024-25 तक पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 4000 मेगावाट रखा गया है, ये भी सही है। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मोकला जैसलमेर में तथा भारत का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर में है, ये भी सही है। राजस्थान में पवन ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान सुजलॉन एनर्जी का है। सुजलॉन क्या है? सुजलॉन एक पवन टरबाइन निर्माता कंपनी है। सुजलॉन क्या है? व्हाट इज सुजलॉन? ये पवन के पंखे है ना, पवन टरबाइन बनते हैं, वो बनाती है। पवन टरबाइन निर्माता कंपनी का नाम सुजलॉन है, तो ये भी सही है। राजस्थान में पवन ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान सुजलॉन एनर्जी का है। सुजलॉन क्या है दोस्तों? पवन टरबाइन निर्माता कंपनी है, पवन चक्की के पंखे होते हैं उनको बनाती है। तो चारों सही है, इनमें से कोई सा गलत नहीं है, डी आंसर होगा। गलत कथन को छटवा रहा था, कोई भी गलत नहीं है, चारों के चारों सही है। सुजलॉन पवन टरबाइन निर्माता कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम
की स्थापना वर्ष 2002 में निम्न में से किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया? राजस्थान विद्युत मंडल एवं राजस्थान विद्युत नियामक आयोग नहीं, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण एवं राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड सही, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी एवं राजस्थान विद्युत वितरण निगम नहीं, ये भी गलत है, राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा लिमिटेड एवं धारणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड नहीं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना वर्ष 2002 में की गई और इसकी स्थापना रेडा और आरएसपीसीएल, रेडा प्लस आरएससीपीएल दोनों को मिला के की गई। आरएसपीसीएल है भाई, ये आरएसपीसीएल दोनों को मिलाकर की गई। ठीक है, रेडा का मतलब राजस्थान विद्युत मंडल और राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, इन दोनों को मिला के राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 2002 में की गई। अपने को पूछेगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? वर्ष 2002 में हुई। किन दो संस्थानों को मिला के की गई? रेडा और आरएसपीसीएल। रेडा का मतलब राजस्थान विद्युत मंडल एवं आरएसपीसीएल का मतलब है राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, दोनों के द्वारा राजस्थान, दोनों को मिलाते हुए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री ने सोलर पंपों के लिए कुसुम योजना चलाई है, उससे संबंधित है सत्य कथन की पहचान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोलर पंप के लिए एक कुसुम योजना चलाई है किसानों के लिए, उसके लिए गलत कथन कौन सा है वो छांटना है। किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा में उत्थान योजना कुसुम प्रारंभ की गई। सही है, सोलर पंप्स के लिए ही चलाई गई है। यह योजना 8 मार्च 2020 से प्रारंभ की गई, ये गलत है क्योंकि यह योजना मार्च 2019 से शुरू की गई, तो यही गलत है भाई, बी गलत है। इस योजना में लाभार्थी को 30% अनुदान केंद्र सरकार देगी और 30% राज्य सरकार देगी, ये भी सही है। इस योजना के तहत प्रथम संयंत्र बालोजी गांव कोटपुतली में स्थापित किया गया, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है दोस्तों? तो गलत ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो कुसुम योजना की शुरुआत 2020 में नहीं हुई, कुसुम योजना की शुरुआत 2019 में हुई, मार्च 2019 में की गई, तो इस वजह से ये गलत हो गया। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना है ये, सोलर पंप के लिए चलाई गई है। इस योजना में 30% सब्सिडी केंद्र सरकार और 30% सब्सिडी राज्य सरकारें देंगी। कथनों पे विचार करना है। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति बिल्कुल सही है, 2011 में ही जारी हुई थी, घोषित की गई तथा वर्तमान में नवीन सौर ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कितना बड़ा सेंटेंस है ना। सौर ऊर्जा नीति पहली तो 2021 सही है, नई सौर ऊर्जा नीति 2019 ये भी सही है, और नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ये सही है। खींवसर नागौर में राजस्थान की निजी क्षेत्र में पहली और सबसे बड़ी सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना शुरू की गई है, ये भी सही है, ये भी सही है। फतेह सागर झील उदयपुर में राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला स्थापित है, सही है, सौर वेधशाला स्थापित है। और फतेह सागर झील उदयपुर में ही दूरबीन या सौर वेधशाला भी है और दूरबीन या टेलीस्कोप भी लगाया गया है। किसके सहयोग से लगाया गया है टेलीस्कोप? तो बेल्जियम के सहयोग से, बेल्जियम के सहयोग से लगाया गया है।
वहीं क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी सौर वेधशाला भी है। जबकि सौर ऊर्जा से संचालित नाव किस झील में है? सौर ऊर्जा संचालित नाव किस झील में है? तो पिछोला झील आंसर होगा। पिछोला झील उदयपुर आंसर होगा। सौर ऊर्जा से नाव पिछोला झील उदयपुर में चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है? 1997 से चलाई जा रही है ना। लेकिन सौर वेधशाला फतेह सागर झील में ही है, उदयपुर में ही है। टेलीस्कोप या दूरबीन भी उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे है। यह टेलीस्कोप बेल्जियम के सहयोग से लगाया गया है। राजस्थान का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन गोरम घाट रेलवे स्टेशन है। चारों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, डी आंसर होगा। पहला सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन गोरम घाट रेलवे स्टेशन है, एकदम सही है। सौर ऊर्जा संचालित नाव पिछोला झील उदयपुर में 1997 से संचालित है दोस्तों। चारों के चारों सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए ऊर्जा का। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस पावर स्टेशन की अधिष्ठापित क्षमता सर्वाधिक है? कोटा, एम दे रखा है कोटा सुपर थर्मल, तो नहीं है इसकी। तो छबड़ा, सूरतगढ़, काली सिंध। सूरतगढ़ की तो कितनी है? 2820 मेगावाट है। यही है, ये पहला भी है और सबसे बड़ा भी है। अपन पढ़ते हैं छबड़ा 2320 मेगावाट है। तो इनकी तो और भी कम है, कोटा सुपर और काली सिंध की। तो काली सिंध में 2 इकाइयां चली है 600 मेगावाट की, तो 1200 मेगावाट बिजली लगभग बन रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी है? सूरतगढ़ की है। सूरतगढ़ में 2820 मेगावाट है। शुरू की 6 इकाइयां तो 250 की हैं, तो 1500 मेगावाट। 7वीं इकाई 2019 में चली, ये है 660 मेगावाट की। और 8वीं इकाई 2021 में चली, ये भी 660 मेगावाट की है। ऐसा करने से 2820 मेगावाट सर्वाधिक क्षमता सूरतगढ़ से ही है। सबसे ज्यादा बिजली सूरतगढ़ से ही बन रही है दोस्तों। सूरतगढ़ सर्वाधिक उत्पादन के साथ साथ राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी है। सर्वाधिक उत्पादन के साथ साथ राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। गंगानगर में है ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। 2820 मेगावाट बिजली बन रही है। कार्यरत इकाइयां कितनी हैं? 8 हैं इसमें। सूरतगढ़ में कार्यरत इकाइयां कितनी हैं? इकाइयां कितनी कार्यरत हैं इसमें? जिन इकाइयों से बिजली बन रही है 8 इकाइयां हैं। ठीक है, और ये पहला है। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? सूरतगढ़ की स्थापना 1998 में हुई, 1998 में हुई। गंगानगर में है। छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन 12 में है। इसमें 4 इकाइयां 250 की हैं और 2 इकाइयां 660। ठीक है, ऐसे करने से 2320 मेगावाट ही हुई इसकी। काली सिंध की कम है, 600 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। कोटा थर्मल की और भी कम है। तो किस पावर स्टेशन की अधिष्ठापित क्षमता ज्यादा है? बी आंसर होगा, सूरतगढ़ आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। अंता गैस परियोजना कहां है? 12 में है।
भाई अंता 12 में है ना, यहां से मिलाना कर दो, शुरू कर दो। गिरल लिग्नाइट संयंत्र थुम्बली, थुम्बली शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील। रविंद्र सिंह भाटी का विधानसभा क्षेत्र, सबसे कम उम्र के विधायक राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी, उनके विधानसभा क्षेत्र में थुम्बली गांव में गिरल लिग्नाइट संयंत्र है। गिरल लिग्नाइट कोयले से बिजली बनाई जा रही है। बरसिंहसर बीकानेर में है और अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना बालोतरा में है। ए को मिलान करो 3 से, ये हो ही गया, एक में ही दे रखा। बी 1 से, सही है। सी 2 से, सी गिरल लिग्नाइट संयंत्र थुम्बली में है, बरसिंहसर बीकानेर में है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? ये रहने वाला है सी, आंसर रहने वाला है इसका। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना बालोतरा में है, अंता गैस परियोजना 12 में है। अंता गैस परियोजना राज्य में स्थापित पहली गैस आधारित परियोजना है, 12 में है। राज्य में स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना है। लेकिन अगर ध्यान रखना दोस्तों, एग्जामिनर ये पूछ ले कि राज्य द्वारा स्थापित, राज्य द्वारा स्थापित, द्वारा शब्द दे दे, राज्य द्वारा स्थापित, राज्य सरकार ने स्थापित की, ये तो केंद्र सरकार ने स्थापित की थी, लेकिन राज्य में है, ये तो में दे रखा है, यहां द्वारा है। राज्य द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना कौन सी है? रामगढ़। रामगढ़ कहां पे है? जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, तो इनको मिलान कर दिया। शेड्यूल नंबर 11 और 11 नंबर शेड्यूल में उद्योग एवं व्यापार के क्वेश्चन है, इंडस्ट्री के क्वेश्चन है। साथियों, राजस्थान उद्योग विभाग का नाम बदला गया। गहलोत सरकार के टाइम में राजस्थान उद्योग विभाग का नाम बदलकर, गहलोत सरकार के टाइम में उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग कर दिया गया। उस समय उद्योग मंत्री कौन थी? शकुंतला रावत, बानसूर विधायक थी, उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग कर दिया। एक तो ये मोटी जानकारी आप ध्यान रखना कि राजस्थान उद्योग विभाग का नाम क्या किया गया, तो उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग कर दिया गया, शकुंतला रावत के द्वारा किया गया। तो शेड्यूल नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संस्थाएं दे रखी हैं और उनका स्थापना वर्ष। रिको, रिको की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1955 में हुई। मुझे लग रहा है ये सारे ही सही सुमेलित हैं। रिको की स्थापना 1969 में हुई। लग नहीं रहा है, ये चारों के चारों एकदम सही है। रिको की स्थापना 1969 में हुई। राजस्थान वित्त निगम आरसीएफ की स्थापना 1955 में हुई। राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी कि राजसीको की स्थापना 1961 में हुई। राजसीको 61 सही है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो 2009 में, एकदम सही है, चारों सही हैं। 1 2 3 4 यही आंसर होगा, सही सुमेलित हैं सारे के सारे। भाई रिको की स्थापना 1969 में हुई। आरएफसी, ये आरएफसी है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई। राजस्थान लघु उद्योग निगम 1961 यानी कि राजसीको की स्थापना 1961 में हुई। और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना, बीआईपी की स्थापना 2009 में हुई। सही है, एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। रिको द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए
4 एग्रो फूड पार्क हैं राजस्थान में। कहां कहां है 4 एग्रो फूड? रानपुर कोटा में है, बोरानाड़ा जोधपुर में है, अलवर में है, गंगानगर में है। बिल्कुल सही है। 4 एग्रो फूड पार्क राज्य में स्थापित हैं, रिको द्वारा स्थापित हैं। कहां कहां है? रानपुर कोटा, बोरानाड़ा जोधपुर। तीसरा उद्योग विहार गंगानगर और चौथा अलवर। सही है ये लाइन तो। ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क बिल्कुल 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 रूपनगढ़ अजमेर में है। मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रूपनगढ़ अजमेर में विकसित किया गया है। यह भी सही है। तो सत्य कथन कौन से हैं? दोनों ही सत्य हैं, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं दोस्तों, दोनों ही एकदम करेक्ट हैं। एग्रो फूड पार्क 4 जगह है, चारों जगह लिखी हुई है। ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क अजमेर में है, ठीक है। चमड़ा पार्क कहां है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी में है। मानपुरा माचेड़ी कहां है? जयपुर में है। और भी कोई पार्क देखना चाहो आप तो अपेरल पार्क महल सीतापुरा है, महल रोड सीतापुरा जयपुर में है, ठीक है। स्टोन पार्क विष्णोदा धौलपुर में है, विष्णोदा धौलपुर में है, ठीक है। और जापानी जोन या जापानी पार्क कहाँ है? नीमराना में है। नीमराना में पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री भी है, ठीक है। पुष्प पार्क कहाँ है? खुसखेड़ा में है। खुसखेड़ा भिवाड़ी अलवर में है ना। ऑटोमोबाइल पार्क कहाँ है? टपूकड़ा में। टपूकड़ा ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए फेमस है। ऑटोमोबाइल पार्क टपूकड़ा में है। टपूकड़ा अलवर जिले में ही है। खुसखेड़ा भी अलवर का भाग था, ठीक है। अब हो सकता है खुसखेड़ा किस में चला गया हो? खैरतल तिजारा नया जिला बन गया। तो ये याद रखना, कुछ औद्योगिक पार्क हैं उद्योगों में ही। ये दोनों सही है एकदम। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में है और एग्रो फूड पार्क 4 जगह है। गंगानगर में है, उद्योग विहार में, अलवर में भी है, रानपुर कोटा में भी है और बोरानाड़ा जोधपुर में भी है। निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों में से कौन भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? राज्य में 8 इकाइयां भारत सरकार के उपक्रमों में है। लिख देता हूं। सांबर साल्ट्स उद्योग सरकार का उपक्रम है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी सिंगाना, छोटे छोटे शब्दों में लिख देता हूं। 3 नंबर पे HMT अजमेर चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। 4 नंबर पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी, ठीक है। 5 नंबर पे इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है कोटा। 5 नंबर पे मॉडर्न बेकरी जयपुर, मॉडर्न बेकरी जयपुर ब्रेड रोटी वगैरह बनाती है। और 6 नंबर पे क्या है भाई? केंद्र सरकार का उपक्रम फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स, शूटिकल्स एंड ड्रग्स, ये भी केंद्र सरकार के अधीन है, जयपुर में ही है। ये भी फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स जयपुर में ही है, ये भी केंद्र सरकार का उपक्रम है। और 8वां कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। 8वां है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। कपासन में DAP बनाती है एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स कहां पे है?
कपासन में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड केंद्र सरकार का उपक्रम है, बिल्कुल 100% है। 1964 में स्थापित हुआ, सही है। सांबर साल्ट्स लिमिटेड 1964, सही है, ये भी है। मॉडर्न बेकरी भी केंद्र सरकार का उपक्रम है और मॉडर्न बेकरी 1965 में स्थापित हुआ। 1965 केंद्र सरकार का उपक्रम है। गंगानगर शुगर मिल केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है, राज्य सरकार द्वारा ही संचालित है। डी आंसर होगा इसका। राज्य में 8 इकाइयां केंद्र सरकार के अधीन है, 8 मैंने लिख भी दी। श्री गंगानगर शुगर मिल केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है। श्री गंगानगर शुगर मिल गन्ने व चुकंदर दोनों से चीनी बनाती है। गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाना कब से शुरू किया गया? 1968 से। सांबर साल्ट 64 हो गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967, 9 नवंबर 1967। HMT 1967। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड 1964। मॉडर्न बेकरी 1965। और ज्यादातर के स्थापना वर्ष अपन ने नोट कर दिए। ये 8 इकाइयां केंद्र सरकार के अधीन है। श्री गंगानगर शुगर मिल केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयां कहां स्थित हैं? लूणकरण सर नहीं है, सांबर लेक नहीं है, फलोदी नहीं है। स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की 3 इकाइयां डीडवाना में है। डीडवाना, डीडवाना आजकल किस जिले का भाग हो गया? डीडवाना कुचामन जिले का भाग हो गया। डीडवाना कुचामन जिले का भाग हो गया, अब नागौर में नहीं है। डीडवाना कुचामन जिले का भाग हो गया। 43वां अगला क्वेश्चन। असुमेलित युग में है। राज्य में पहला सीमेंट का कारखाना एसीसी कंपनी द्वारा लाखेरी में लगाया गया, बिल्कुल सही है। एसीसी कंपनी द्वारा लाखेरी बूंदी में 1913 में लगाया गया। कई किताबों में 15 लिखा हुआ है, 13 बिल्कुल सही है। कक्षा 9 की किताब के अनुसार राज्य का पहला सीमेंट संयंत्र लाखेरी बूंदी में 1913 में लगाया गया, एकदम सही है। जेके वाइट सीमेंट, जेके वाइट सीमेंट सवाई माधोपुर में नहीं है, ये गलत है। जेके वाइट सीमेंट कहां है? गोटन नागौर में। राज्य का पहला सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी है और राज्य का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना, सफेद सीमेंट का कारखाना कहां है? ये गोटन नागौर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी में है। मोटा कांच बनाती है, फ्लोट कांच का निर्माण करती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ में है, केंद्र सरकार का उपक्रम है। कौन सा गलत है? बी गलत है। जेके वाइट सीमेंट संयंत्र सवाई माधोपुर में नहीं है, गोटन में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी गलत है। ठीक है, ये बी गलत है। जेके वाइट सीमेंट संयंत्र गोटन नागौर में है, सवाई माधोपुर में नहीं है। अगला क्वेश्चन, उद्योगों से ये क्वेश्चन। कैपेस्टन मीटर पानी के मीटर बनाता है, 2 जगह है, जयपुर और पाली में। पानी के मीटर बनाता है। और जयपुर मेटल्स बिजली के मीटर बनाता है। जयपुर मेटल से बिजली के मीटर बनाता है दोस्तों। और बिजली के मीटर्स कहां बनते हैं? जयपुर में ही बनते हैं। द कृष्णा मिल ब्यावर सही है। और कैपेसिटर मीटर ये भी सही है। सम्मिलित कीजिए करना कह रहा है, ये तो मेरे को लग रहा है सारे सम्मिलित है। द कृष्णा सूती वस्त्र मिल 1989 में ब्यावर में स्थापित हुई। राज्य का पहला सूती वस्त्र उद्योग है ये। राज्य का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग है दोस्तों
राज्य का पहला सूती वस्त्र उद्योग है ये। ठीक है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर में है। वैसे तो ये कोटा में है, लेकिन इसकी एक सहायक इकाई जयपुर में है। सही है ये भी। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। तो ये सारे ही सही सम्मिलित हैं। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है ना। राज्य में अब तक सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना जेके सीमेंट संयंत्र निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ था, लेकिन नए आंकड़ों में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना कोटपुतली जिले में है, बिरला ग्रासिम। बिरला ग्रासिम कैपेसिटन मीटर पानी के मीटर बनाता है। जयपुर और पाली दोनों जगह है। द कृष्णा सूती वस्त्र मिल 1989 में ब्यावर में स्थापित हुई। राज्य का पहला सीमेंट का कारखाना है, पहला सूती वस्त्र उद्योग है ये। सेठ दामोदर दास राठी में कर्नल डिक्सन के सहयोग से स्थापित हुई। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर और कोटा दोनों जगह ही है। मैन इकाई कोटा में है, सहायक इकाई जयपुर में है। ये भी सही है। ठीक है, तो चारों सही है। ए में 1, बी में 2, सी में नहीं। ए आंसर होगा। लॉक कर दीजिए इसको। सभी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, कुछ उद्योग दे रखे हैं, कहां कौन सा उद्योग किससे रिलेटेड है। वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा, राजस्थान की वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। नीचे से मिलान करते चलो, जो पकड़ में आए उसी को पकड़ लो। वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, गारमेंट सिटी। ठीक है। रसायन उद्योग सफेद सीमेंट संयंत्र गोटन नागौर, सीसा जस्ता उदयपुर जावर। जावर ये गोटन में है और रसायन उद्योग कोटा में है। एक को मिलान करो किससे। सफेद सीमेंट गोटन नागौर 1984 राज्य का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में स्थापित हुआ। 1984 में स्थापित हुआ। सीसा जस्ता उद्योग उदयपुर में जावर की खान है। जावर है, देबारी है, मोचिया मगरा है। जावर, देबारी, मोचिया मगरा। जावर एशिया की सीसा जस्ता की व चांदी की सबसे बड़ी खान है। जावर की खान 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के काल में खोजी गई। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के काल में खोजी गई। दोस्तों, लक्ष्य सिंह के काल में ये खान खोजी गई। ठीक है, तो ये सारे अपन ने सम्मिलित कर दिया। ए को किससे किया। गोटन नागौर से। ए में 2, बी में 3, ए में 2, बी में 3, सी में 1। तो इस क्वेश्चन का अपन क्या आंसर लॉक करेंगे। डी लॉक करेंगे। ठीक है भाई। राजस्थान का मैनचेस्टर भी है, भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी भी है, अबरक नगरी भी है। राजस्थान का मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। मैनचेस्टर का मतलब वो शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है। अगली लाइन में अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का विशेष आर्थिकी क्षेत्र नहीं है। सेज है, राज्य में कई जगह सेज है। कुछ सेज तो जयपुर में ही है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज जयपुर में है, महापुरा में। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज जयपुर में है, महापुरा में कार्यरत है 2008 से। वसुंधरा राज्य ने उद्घाटन किया था 2008 में। वसुंधरा राज्य के द्वारा क्या किया गया। उद्घाटन किया गया। निजी क्षेत्र का सेज है ये, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है।
दूसरा सेज आईटी सेज कहाँ है? ये भी जयपुर में ही है। तीसरा सेज आईटी का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी सेज जयपुर में ही है। तीसरा सेज जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए सीतापुरा में है। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट सेज सीतापुरा में है। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए 2 सेज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। जेम्स एंड ज्वेलरी सेज सेकंड, सेज सेकंड ये भी सीतापुरा में ही है। 4 सेज तो जयपुर में ही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऊन में गलीचा सेज बीकानेर में है। ऊन में गलीचा सेज बीकानेर में है। और हैंडीक्राफ्ट सेज, हैंडीक्राफ्ट क्या है? दस्तकारी। हैंडीक्राफ्ट सेज यह राज्य का पहला सेज है। हैंडीक्राफ्ट यानी बोरानाड़ा जोधपुर में है। दस्तकारी के कार्य के लिए फेमस है ये। हैंडीक्राफ्ट को हिंदी में दस्तकारी कहते हैं, दस्तकारी के लिए है, दस्तकारी के लिए। और ये राज्य का पहला सेज है। 6 सेज तो मैंने बता दिए, और भी कई छोटे मोटे सेज। सोमानी वेस्टेड लिमिटेड अलवर में है, बिल्कुल ये सेज है। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर। बाल भारती इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज कौन सा सेज नहीं है? ये कह रहा है एग्जामिनर इनमें से कौन सा सेज नहीं है। तो इनमें से भाई सोमानी वेस्टेड लिमिटेड ये अलवर वाला है। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर वाला भी है। बाल भारती इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर ये सेज नहीं है, इसे सेज नहीं बनाया गया। सी आंसर होगा। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज है 2008 में निजी क्षेत्र का सेज है। इलेक्ट्रॉनिक व इंजीनियरिंग पे आधारित है। इस सेज का उद्घाटन वसुंधरा राज्य ने जयपुर के महापुरा में किया। तो बाल भारती इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर ये वाला सेज नहीं है। सोमानी वेस्टेड लिमिटेड अलवर वाला तो सेज है। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर वाला भी है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत, अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है? जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र। ये आंसर होगा, यही है जोधपुर पाली मारवाड़। जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र, ये आंसर होगा। ठीक है, शेड्यूल नंबर अगला तो आएगा, उससे पहले एक क्वेश्चन और है अपना। गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? 1968 आंसर होगा। राज्य की एकमात्र मिल है, राज्य की एकमात्र मिल जिसमें गन्ने व चुकंदर दोनों से चीनी बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है। आरएसपी का क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई थी गंगानगर शुगर मिल की? 1937 में। 1937 में निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी ये, लेकिन 1 जुलाई 1956 से ये सार्वजनिक क्षेत्र में चली गई, यानी कि सरकार के अधीन है। और इस चीनी मिल में जब ये शुरू हुई थी 37 में, तब से तो चीनी बनाई जा रही थी गन्ने से, लेकिन 1968 से चीनी बनाई जा रही है चुकंदर से। चीनी उद्योग के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है? क्वेश्चन आया था, चीनी उद्योग के लिए कच्चे माल क्या क्या है, रॉ मटेरियल क्या क्या है? तो भाई गन्ने से चीनी बनती है, गन्ने से बनती है, बिल्कुल सही है। चुकंदर से भी बनती है,
और किससे बनती है? गन्ने और चुकंदर के अलावा किससे बनती है? गाजर से नहीं बनती, मकई एक फसल होती है उससे भी बनती है। तो 1968 से गंगानगर शुगर मिल में चीनी बनाई गई, किससे? दोनों से चीनी बनाती है। और गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी कब से बनाना शुरू किया गया? तो आंसर होगा 1968। शेड्यूल नंबर 12 जनगणना के क्वेश्चन है, सेंसस के क्वेश्चन है। सेंसस, पहली जनगणना, 2-3 लाइनें सुन लो। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई, लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में, 2-3 लाइनें सुन लो, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, पहली जनगणना 1872 में हुई। और भारत में पहली विधिवत जनगणना, प्रथम विधिवत जनगणना, सुव्यवस्थित भी कह सकता है। भारत में प्रथम सुव्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सबसे अंतिम जनगणना 81 के बाद प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पे जनगणना होती आई। 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती आ रही है। सबसे अंतिम जनगणना कब करवाई गई? 2011 में, जो क्रमानुसार 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना भारत के 640 जिलों में करवाई गई। 640 डिस्ट्रिक्ट्स में करवाई गई। उन 640 जिलों में जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला महाराष्ट्र का जिला है ठाणे। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन है? जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है साथियों दिबांग घाटी। दिबांग घाटी किस राज्य में लोकेटेड है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, चाइना बॉर्डर पे। तो 640 जिलों में करवाई गई। 15वीं जनगणना थी है। 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी है, क्योंकि 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना 2001 में हुई है और दूसरी 2011 में हुई है। अभी तक 2011 की जनगणना के आंकड़े अपने पास अवेलेबल हैं और वही परीक्षाओं में आ रहे हैं। स्कूल लेक्चरर में भी पूछी थी पिछली बार और इस बार भी। चलो क्वेश्चनों पे विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है साहब, विचार करो तो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एससी की जनसंख्या जिले में जयपुर में है, सही है ये बात तो। लेकिन न्यूनतम एससी की जनसंख्या प्रतापगढ़ में थोड़ी है, डूंगरपुर में है। तो ये गलत हो गया भाई। एक एक शब्द ही देख लो ना। जयपुर तो ठीक है, सही है, अपन मान गए। गंगानगर भी ठीक है, लेकिन न्यूनतम प्रतापगढ़ में थोड़ी है, डूंगरपुर में है। तो ये गलत है। राजस्थान में सर्वाधिक एससी की जनसंख्या प्रतिशत में कह रहा है। प्रतिशत में कहां है? सबसे ज्यादा गंगानगर में है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा गंगानगर में है एससी की जनसंख्या, बिल्कुल सही है ये तो। लेकिन प्रतिशत में न्यूनतम कहां है? तो वो भी डूंगरपुर में ही है, बांसवाड़ा में नहीं है। दोनों ही दृष्टि से एससी की जनसंख्या न्यूनतम डूंगरपुर में है, संख्या में भी और प्रतिशत में भी। राजस्थान में सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या, एसटी अनुसूचित जनजाति, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। जबकि न्यूनतम एसटी की जनसंख्या बीकानेर, नागौर, चूरू में है, सही है ये। यहां एक एक उसकी वजह से गलत हो गया, ये गलत है।
राजस्थान में सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या प्रतिशत या अनुपात में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में है। पटवारी का क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, एसटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा उदयपुर में है, सही है, प्रतिशत में बांसवाड़ा में है। और सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या प्रतिशत में कहां है? ऑप्शन से गायब कर दिया बांसवाड़ा को, आरएसपीरी में। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर में है तो डूंगरपुर आया था आरएसपीरी 2018 में, तो ये सही है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा एसटी बांसवाड़ा में है और संख्या में ज्यादा उदयपुर में है। 3 और 4 सही है। क्या कहना चाह रहा है? असत्य कथन कौन कौन से हैं? 1 और 2। 1 और 2 गलत हैं, ये गलत है। असत्य कथन को छटवा रहा है, 1 और 2 गलत है भाई। सीधी सी बात है, एससी सबसे ज्यादा जयपुर में है, लेकिन न्यूनतम एससी डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़ में नहीं है। सेंटेंस गलत है। एससी प्रतिशत में ज्यादा गंगानगर में है, बात सही है, लेकिन प्रतिशत में न्यूनतम डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा की वजह से गलत हो गया। एसटी सबसे ज्यादा उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में है, सही है, लेकिन प्रतिशत में कहां है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में है, ये भी सही है। न्यूनतम एससी बीकानेर, नागौर, चूरू, सही है, और प्रतिशत में भी न्यूनतम बीकानेर, नागौर, चूरू में ही है। तो 3 और 4 सही है भाई, 3 और 4 सही है। एसटी 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में एससी की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? एससी की जनसंख्या का प्रतिशत है 17.8 और एसटी कितनी है भाई? एसटी है 13.5। ये पूछा था सीईटी में, और इन दोनों का योग करो 31.3 होगा। ये आरएसपीरी का क्वेश्चन है कि राज्य में एससी एसटी की जनसंख्या कितनी है, इन दोनों का योग कर दो। एसटी केवल 13.5, एससी 17.8% और दोनों 31.3। आरएसपीरी का क्वेश्चन है। इधर ये कथन जो है इनमें कोई टेक्निकल मिस्टेक की वजह से पहला और दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन अपने गलत हो गए, तीसरा और चौथा सही है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे कम जनघनत्व जैसलमेर का है 17 जैसलमेर का है। बीकानेर का कितना है? 78। बाड़मेर का कितना है? 92। तो यही है। 100 से कम जनघनत्व वाले जिले 3 हैं राज्य में। 100 से कम जनघनत्व वाले जिले, 100 से कम जनघनत्व वाले जिले 3 हैं। जैसलमेर, जैसलमेर का जनघनत्व कितना है दोस्तों? 17। बीकानेर का 78। जनघनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति इकाई में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। जनघनत्व कैसे निकाला जाता है? किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे दो। राजस्थान का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत का 382। भारत के जनघनत्व से राजस्थान का जनघनत्व कम है। कितना कम है? 182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम है। और 3 नंबर पे बा यानी बाड़मेर और बा यानी 92। 500 से ज्यादा जनघनत्व वाले जिले, 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले 2 हैं, जयपुर और भरतपुर। जयपुर का 595, भरतपुर का 503। न्यूनतम पूछा था, सही हो गया अपना। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर।
अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। क्वेश्चन छोटे रूप में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, सत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत की कार्य सहभागिता दर 39.8, जबकि राजस्थान की कार्य सहभागिता दर 43.60 है। सही है, ये तो एकदम सही है। असत्य कथन को छांटना है। भारत की कार्य सहभागिता दर 39.8 ही है और राजस्थान की 43.60 है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला प्रतापगढ़ है, बिल्कुल सही है। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जयपुर है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जोधपुर है तथा न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। यह गलत है, सी गलत है इसमें से। असत्य कथन को छटवा रहा है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जोधपुर में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जनसंख्या घनत्व का प्रथम 3 जिलों का सही क्रम क्या है? अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले। सबसे ज्यादा जनघनत्व जयपुर का है 595, और 503 किसका है? भरतपुर का। दौसा का 476 है। भाई मैंने क्या कहा था? अधिकतम जनघनत्व वाले जिले, टॉप डेंसिटी जनघनत्व, हाईएस्ट डेंसिटी वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले जिलों में नाम है जयपुर का। 500 से ज्यादा जनघनत्व वाले जिले कितने हैं राज्य में? 2 ही हैं, जयपुर और भरतपुर। जनसंख्या में दूसरे नंबर पे जोधपुर है। जनसंख्या में जयपुर के बाद जोधपुर, अलवर है। चौथे नंबर पे नागौर है। लेकिन यहां जनघनत्व की बात हो रही है। जनघनत्व भरतपुर का 503, दौसा का 476। तो याद रखना सबसे ज्यादा जनघनत्व इन्हीं जिलों का है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लॉक किया जाएगा? सी, सी होगा। ठीक है भाई, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म साक्षरता दर तथा महिला साक्षरता में क्रमशः शीर्ष 2 स्थानों पे है? सर्वाधिक साक्षरता कोटा की और फिर जयपुर की, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वही कोटा की और वही दूसरे नंबर पे जयपुर की। ठीक है, क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म साक्षरता तथा महिला साक्षरता में क्रमशः शीर्ष 2 तथा अंतिम 2 स्थान पर रखते हैं? न्यूनतम साक्षरता किस जिले की है? तो जालोर जिले की है। न्यूनतम साक्षरता जालोर जिले की है। और फिर कहां की है? सिरोही की है। न्यूनतम महिला साक्षरता भी जालोर की है, लेकिन यहां जैसलमेर की है। यहां थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा कोटा, जयपुर, ये वाला ऑप्शन ढूंढ लो आप, तो क्योंकि सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा और जयपुर की है। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता भी कोटा और जयपुर की है। और सब न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता जालोर सिरोही की है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर सिरोही की नहीं है, जैसलमेर की है। थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन इन सभी ऑप्शनों में ये आंसर होगा इसका, है बी आंसर होगा कि नहीं भाई? कोटा, जयपुर, जालोर, सिरोही, तो ये होगा बी आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, टॉप टॉप 2 साक्षरता वाले जिले, कोटा जयपुर, तीसरे नंबर पे झुंझुनू, और सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कोटा जयपुर झुंझुनू। लेकिन सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किसकी है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, झुंझुनू के बाद कोटा की है, कोटा के बाद जयपुर की है। पुरुष साक्षरता झुंझुनू की ज्यादा है, महिला साक्षरता और टोटल साक्षरता दोनों ही कोटा की ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथनों पे विचार करवा रहा है और कथनों पे विचार करते हुए अपने को सत्य कथनों को छांटना है। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है, सही है? बाल लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? बालिकाओं की संख्या बटा बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या बटा बालकों की संख्या। 0 से 6 वर्ष शामिल है इसमें, बालकों की संख्या, और गुणा में क्या होगा? 1000 होगा। ठीक है, 0 से 6 वर्ष। तो राजस्थान का बाल लिंगानुपात तो 888 है, जबकि 2001 में यह 809 था। ना 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 ना, 2001 में 909 था, कम हुआ है पिछली बार की तुलना में। राजस्थान का बाल लिंगानुपात 2001 में 909 और 2011 में 888। कितने अंकों की कमी हुई है? 9 और 12, 21 अंकों की कमी देखने को मिली है, कमी हुई है, जो बड़ा चिंता का विषय है। राजस्थान सरकार यहाँ 2011 की जनगणना में सरकार का सबसे ज्यादा चिंता का विषय बाल लिंगानुपात था। तो भाई 808 नहीं था, 909 था। 808 होता तो फिर बढ़ा हुआ है लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात। ना 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 ना, चिंता का विषय है, कम हुआ है। 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा चिंता वाला विषय क्या था? बाल लिंगानुपात था। तो एक गलत है। दूसरी लाइन क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा है, बिल्कुल सही है, 934 है यहाँ का। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू है, झुंझुनू और सीकर है, ये सही है भाई। न्यूनतम बाल लिंगानुपात झुंझुनू जिले का है, सही है। और बांसवाड़ा का 934 है, प्रतापगढ़ का 933 है। दक्षिणी राजस्थान वाले जिले जो 56 के मैदान वाले जिले हैं, उनका बाल लिंगानुपात ज्यादा है। साथियों, अपन इस लाइन को कई बार साक्षरता से जोड़ के देखते हैं, तो राजस्थान में सबसे कम पुरुष बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के ही पढ़ रखे हैं, फिर भी ये बालिकाओं को बचाने में अव्वल रहे और इनका बाल लिंगानुपात ज्यादा है। और सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, यहां उल्टा हो गया। अपन कई बार ये कहते हैं कि ज्यादा साक्षर लोग बालिकाओं को बचाने में आगे रहेंगे, लेकिन राजस्थान में ये वाली लाइन सिद्ध नहीं होती। सबसे कम बाल लिंगानुपात झुंझुनू का है, हालांकि सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, लेकिन वहां पढ़े लिखे पुरुषों ने बालिकाओं को जन्म नहीं लेने दिया। तो ये सही है, ठीक है। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात नागौर में, जबकि न्यूनतम शहरी शिशु लिंगानुपात धौलपुर का है, यह भी सही है। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हनुमानगढ़ में, शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हनुमानगढ़ में तथा सर्वाधिक कमी दौसा में हुई। 2, 3, 4 सही है भाई, 1 नंबर गलत है, इस वजह से गलत है। यहां 909 आता तो सही होता। 2, 3, 4 सही है, बी सही है।
इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है दोस्तों, एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर पे, और सॉरी अगला क्वेश्चन 52 नंबर पे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर का है, 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर का है। डूंगरपुर का 994 है, धौलपुर का 846 है, सबसे कम है, तो सी आंसर होगा। भाई सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994 है, फिर राजसमंद का है 990, 994 प्रति 1000 पुरुषों पे, राजसमंद का 990 है, पाली का 987 है, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है, न्यूनतम में धौलपुर पे है, न्यूनतम में सबसे पहले धौलपुर है, फिर जैसलमेर है, यहां से यहां ले जाओ गाड़ी को, फिर यहां लाओ। धौलपुर का कितना है 846 है, जैसलमेर का कितना है 852 है, और इसका करौली 861। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर 846, फिर जैसलमेर 852, फिर करौली 861, यानी कि यहां से यहां जाओ और फिर यहां आ जाओ वापस, ठीक है। न्यूनतम में धौलपुर का नाम है, ठीक है, ये सही हो गया। इसका आंसर क्या होगा, सी को लॉक कर दो, इसके लिए सी होगा। 53, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, सही है, जो 1901 से अब तक का सर्वाधिक है। बात सही है, ये बिल्कुल सही है। 1901 से लेके और 2011 तक, 2011 की जनगणना में राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, जो अब तक का सर्वाधिक है। कथनों पे विचार करवा रहा है, और विचार करवाते हुए ये कह रहा है कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। ये तो सही है, लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि जैसलमेर तथा सर्वाधिक कमी डूंगरपुर ने की। समझ रहे हो इस लाइन का मतलब, समझ रहे हो क्या? 2001 में डूंगरपुर और जैसलमेर दोनों को लिख देते हैं ना, और यहां एक्सप्लेन कर देते हैं। 2001 में डूंगरपुर का 1022 था, और 2011 में कितना रह गया डूंगरपुर का लिंगानुपात? घटा बहुत ज्यादा घटा, 994, बराबर 28 अंकों की कमी की डूंगरपुर ने, बराबर सर्वाधिक कमी की, पिछली बार की तुलना में सर्वाधिक कमी की। तो यही तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा डूंगरपुर ने कमी की। राज्य के 33 जिलों में सबसे ज्यादा अंकों की कमी डूंगरपुर ने की, 28 अंकों की, और जैसलमेर का 821 था, और कितना हो गया 852 हो गया। 31 अंकों का सुधार किया, 31 अंकों की वृद्धि की। वृद्धि शब्द ना कह के सुधार कहोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और ये सर्वाधिक सुधार किया, ठीक है। इसका मतलब दूसरी लाइन भी सही है, ये भी सही है। टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सही है। सर्वाधिक कमी डूंगरपुर ने 28 अंकों की, सर्वाधिक सुधार जैसलमेर ने 31 अंकों का। फिर अगला क्या है? राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, सही है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले का है, यह भी सही है, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, सही है भाई। गांवों का लिंगानुपात ज्यादा है। एग्रीगेट लिंगानुपात कितना है राजस्थान का? 928 है। ग्रामीण ज्यादा है, गांवों में लोग बालिकाओं को बचाने में अव्वल रहे, और 933 है, सही है, ठीक। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है, और न्यूनतम धौलपुर का है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये भी। फिर क्या है? राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है, शहरों का लिंगानुपात कम है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला टोंक है, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर है, यह भी सही है। सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात टोंक का है राजस्थान में,
और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात दोस्तों जैसलमेर का है। और राजस्थान में शहरों का लिंगानुपात गांवों के लिंगानुपात से वाक्य में ही कम है, 914 है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। शहरों का लिंगानुपात 914 है। औसत लिंगानुपात 928 है। तो याद रखना चारों के चारों सही हैं, बड़े अच्छे हैं चारों ऑप्शन, ए बी सी डी चारों सही है। उपयुक्त सभी सत्य हैं, डी सही होगा। क्या सही होगा भाई? डी सही होगा। और रह गए अपने 4 एक क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं? प्रथम 3, सबसे ज्यादा बाड़मेर का है, सबसे ज्यादा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये सही है। मेरे को यहां ही पकड़ में आ गया। ये 32.5, 31.8, 27.7 और रीट में आया था कि न्यूनतम गंगानगर का 10, 11.7 और पाली का 11.9। ये पकड़ में आ गया, यहां से ही पकड़ में आ गया 11.7, 11.9। अभी सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों में नाम है बाड़मेर का 32.5, जैसलमेर सेकंड नंबर पे है 31.8, जोधपुर थर्ड नंबर पे है 27.7 और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर की है 10%, झुंझुनू की 11.7, पाली की 11.9। यहीं क्लियर हो गई स्थिति। राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 21.31%। भारत की कितनी है? भारत की 17.7। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर जिले की है 32.5%, सबसे कम गंगानगर की है 10%। अगला क्वेश्चन, 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि तथा न्यूनतम वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? वृद्धि और सर्वाधिक वृद्धि पूछ रहा है। अब जयपुर का 471 था। जयपुर भाई, जनसंख्या जिन जिलों में ज्यादा है उसी अनुपात में तो जनघनत्व बढ़ेगा ना, सीधी सी बात है। जिन जिलों में ज्यादा है उन्हीं में तो ज्यादा होगा। तो जयपुर का 2001 में 471 था और 2011 में कितना हो गया जनघनत्व? 595 हो गया। बहुत ज्यादा की वृद्धि हुई। 595 में से 471 कम करो, 4 2 1, 124 अंकों की वृद्धि हुई। क्या बात है, सर्वाधिक वृद्धि हुई। और जैसलमेर का 13 था, क्योंकि जैसलमेर की जनसंख्या है ही कम, 13 से 17 हो गया। मात्र कितने अंकों की वृद्धि हुई? 4 अंकों की। तो वो यही तो पूछ रहा है भाई, सीधी सी बात है ना, जनसंख्या की तुलना में ही तो जनघनत्व बढ़ेगा। तो जयपुर और जैसलमेर होगा। 471 था, 595 हो गया, 124 अंकों की वृद्धि हुई। जैसलमेर का मात्र 13 था, 17 हो गया, केवल 4 अंकों की वृद्धि हुई। इसका आंसर क्या रहने वाला है? सी रहने वाला है, सीधी सी बात है। चलो आगे चलो। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 5.67% है, सही है। स्थान कौन सा है? अब तो 7वां है और तेलंगाना बनने से पहले यानी कि 2011 में 8वां स्थान था। 5.67% जनसंख्या है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, सही है। जनसंख्या घनत्व 200 है, ये भी सही है, ये भी सही है। राजस्थान की साक्षरता दर 66.1 है, सही है, 66.1 है। तथा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
23.3 है ना 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 21.3 है, ये गलत है, ये गलत है। 23.3 नहीं है, 21.3 है। राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर 79.2 है और महिला साक्षरता दर 52.1 है। टोटल साक्षरता तो कितनी है? कुल साक्षरता दर है अपनी 66.1। पुरुष कितनी है? पुरुष साक्षरता दर है, बिल्कुल सही है, 79.2। और महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.1। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर वाला राज्य राजस्थान है। पूरे भारत में पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। कह रहा है असत्य कथन की पहचान कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर जैसलमेर, सही है, तथा सर्वाधिक शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अलवर में है, सही है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर कोटा में तथा न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर डूंगरपुर में हुई, ये भी सही है। 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में कमी होने के कारण महान विभाजक दशक कहलाता है। और महान जनगणना विभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है? 1911, सॉरी 21 भाई, 1911 से 21 वाले दशक में भारत में जनसंख्या में कमी हुई। इसकी वजह क्या है? अकाल, महामारी, इन्फ्लुएंजा, पहला विश्व युद्ध। एकमात्र दशक ऐसा था 1911 से 21 वाला दशक जिसमें जनसंख्या में कमी हुई और 21 के बाद जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई। अतः 21 वाला वर्ष उस स्थिति को बताता है कि यहां जनसंख्या कम हुई थी, फिर उसके बाद बढ़ी। अतः 21 को महान जनगणना विभाजक वर्ष कहा जाता है। और महान जनगणना विभाजक दशक किसे कहा जाता है? 1911 से 21 वाले दशक को कहा जाता है, क्योंकि इस दशक में भारत में भी और राजस्थान में भी जनसंख्या में कमी हुई थी, जिसकी वजह क्या थी? अकाल, महामारी, ये सारी थी। इन्फ्लुएंजा की बीमारी आई थी। जब कोविड-19 आया था, तो गांवों में लोग बात कर रहे थे कि ये 100 साल पहले वाला टाइम आ गया कि एक डेड बॉडी को घर से लेके जाते थे और दूसरी डेड बॉडी तैयार मिलती थी। तो मेरे अचानक से ध्यान में आ गया, जब गांव में बड़े बूढ़े लोग ये बातें कर रहे थे तो मेरे ध्यान में आया कि ये वही दशक है 1911 से 21 वाला, जिसमें एक महामारी फैली थी, इन्फ्लुएंजा, और इसके कारण बहुत से लोग मारे गए थे। अतः 1911 में जितनी जनसंख्या भारत और राजस्थान में थी उतनी जनसंख्या 1921 में नहीं बची। अतः ये महान जनगणना विभाजक दशक कहलाता है और महान जनगणना विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। धौलपुर की जनसंख्या वृद्धि दर 21.4 है, जो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है। धौलपुर की जनसंख्या वृद्धि दर 21.4 नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है, डी गलत है, 21.4 नहीं है। राजस्थान की तो 21.3 है, बात सही है, लेकिन धौलपुर की 21.3 नहीं है दोस्तों। और याद रखना ये गलत है, डी गलत है, एकदम गलत है, ठीक है। चलो, ये थे अपने शेड्यूल नंबर 9, 10, 11, 12 के क्वेश्चन, जिनको अपन ने एक जोशीले अंदाज में सॉल्व किया है। हिमालय एजू हब स्कूल व्याख्याता के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। और हिमालय एजू हब की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, इंफॉर्मेशन आपके लिए है। क्या है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ऑल स्टूडेंट यहां सुनेंगे। टेस्ट सीरीज शेड्यूल नंबर 2 यानी कि टेस्ट सीरीज सेकंड स्कूल व्याख्याता, जिसकी शुरुआत हिमालय एजू हब द्वारा 8 सितंबर 2024 से की जा रही है।
ये शेड्यूल जो अपना है टेस्ट सीरीज सेकंड का वो 8 सितंबर 2024 से की जाएगी। ठीक है, पढ़ लेना। इसमें 8 में 15 सितंबर को फुल सिलेबस के डेमो टेस्ट आयोजित होंगे और 22 सितंबर पहले शेड्यूल का टेस्ट होगा। क्या कह रहा है कि 8 में 15 सितंबर को फुल सिलेबस के डेमो टेस्ट आयोजित होंगे और 22 सितंबर को पहले शेड्यूल का टेस्ट होगा। टोटल 22 टेस्ट होंगे। प्रत्येक पेपर का टेस्ट होने के बाद वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध रहेगा। सभी अध्यापक आपको वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। हिमालय एजू अब आपके लिए डेडिकेट है, बिल्कुल पूरी तरह से आपकी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए तैयार है। तो आप जुड़े रहिए हिमालय एजू अब से। जय हिंद, जय भारत साथियों। ठीक है।